जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो अपने डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के अंदर अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग आवर ऐड और ड्रॉप डिसीजंस। एडिंग एंड ड्रॉपिंग डिसीजंस के अंदर हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। ये हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का ही टॉपिक है और हम लोग जो है वो जो डे टू डे मैनेजेरियल डिसीजंस होते हैं उनको हम लोग करते हैं बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट इंफॉर्मेशन को लेके। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में पहले किस्म के जो डिसीजंस होते हैं हमारे ऐड और ड्रॉप डिसीजंस, उनको हम लोग लेके आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिंग एंड ड्रॉपिंग डिसीजंस के लिए एडिंग एंड ड्रॉपिंग डिसीजंस क्या होते हैं और हम लोग जो है वो इनमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैनेजर्स मेक इज वेदर टू ऐड और ड्रॉप अ बिजनेस सेगमेंट। कोई भी एक बिजनेस सेगमेंट या प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए या किसी भी जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ड्रॉप करने के लिए या सेगमेंट को ड्रॉप करने के लिए जो मैनेजर्स डे टू डे डिसीजंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ये देखना होता है कि अगर एक नॉन प्रॉफिटेबल सेगमेंट है या एक डिपार्टमेंट है या एक प्रोडक्ट है जो कि हमें मुसलसल लॉस में नजर आ रही है, तो उसको हम ये डिसीजन करते हैं कि इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, या फिर हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या एक नया सेगमेंट जो है वो ऐड करना है अपनी कंपनी के अंदर। तो उसके लिए भी हमें जो है वो डिसीजंस करने पड़ते हैं कि वेदर वी शुड ऐड दैट सेगमेंट और नॉट और ऐड दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो उसके लिए ये जो ऐड और ड्रॉप के डिसीजंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग जो है वो इन्हीं ऐड और ड्रॉप डिसीजंस को हम लोग देखेंगे कि हम ये देखते हैं कि ultimately or a decision to add or drop segment or adding a new segment is going to hinge primarily on the impact the decision will have on net operating income। क्योंकि जब भी हम लोग ये डिसीजन करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को ऐड करें या एक सेगमेंट जो है वो ऐड करें, सेगमेंट जो है ये प्रोडक्ट भी हो सकती है कि हम लोग जो है वो एक नई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करते हैं या फिर हम लोग किसी भी जो पुरानी प्रोडक्ट है उसको जो है वो आप समझ लें कि ड्रॉप कर देते हैं, तो वो जो ऐड और ड्रॉप के डिसीजंस हैं ये बेसिकली क्या होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है एक कंपनी की, उसको ये इफेक्ट करते हैं। तो ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा बाय एडिंग एंड ड्रॉपिंग दैट सेगमेंट और दैट प्रोडक्ट, तो उसको ही असेस करना जो है वो हम एडिंग एंड ड्रॉपिंग डिसीजंस को ऑफ सेगमेंट्स का नाम देते हैं। और इसी एडिंग और ड्रॉपिंग सेगमेंट के डिसीजंस के अंदर जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स का जो जिक्र किया था, यही वाली इंफॉर्मेशन जो है वो यूज होगी। रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट बेनिफिट्स की जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी, उसी को ही हम लोग यूज करके एडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ अ सेगमेंट डिसीजन जो है वो करेंगे। और चूंकि हम लोगों ने ये असेस करना होता है कि बाय एडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ दैट सेगमेंट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम, कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये हम देखेंगे कि कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी जो उस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ एडिंग एंड ड्रॉपिंग अ सेगमेंट में जो है वो यूज होगी, और हम लोग उसको जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसको इस्तेमाल करके हम किस तरीके से नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट को कैलकुलेट करेंगे। To assess this impact, it is necessary to carefully analyze the cost। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि what is the net impact of operating income
एक कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर इंपैक्ट क्या आ रहा है इस डिसीजन का, डिसीजन ऑफ एडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सेगमेंट का, तो उसके लिए हमें जो है वो क्लियरली एनालाइज करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट को और उसके बेनिफिट्स को। जो हम लोग जो है वो कॉस्ट को ऐड या ड्रॉप कर रहे हैं प्रोडक्ट को या सेगमेंट को, उससे जो रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसका जो है वो एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग सच सॉर्ट ऑफ डिसीजंस। तो इस तरह के डिसीजंस करने के लिए हमें ये वाली जो कॉस्ट होती हैं, जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट कहलाती हैं, इनको एनालाइज करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। सो ड्यू टू डिक्लाइनिंग, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक कंपनी की, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है हमारे पास टू हैव द कैलकुलेशन ऑफ एडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ सेगमेंट डिसीजंस। ड्यू टू डिक्लाइन पॉपुलैरिटी ऑफ डिजिटल वॉचेस, एक कंपनी है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रही है, और उसमें एक प्रोडक्ट उनकी डिजिटल वॉचेस की एक प्रोडक्ट है। लॉवेल कंपनी डिजिटल वॉच लाइन हैज नॉट रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर सेवरल ईयर्स। तो जो लॉवेल कंपनी है उसकी एक डिजिटल वॉच का जो सेगमेंट है या सेक्शन है या लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, उसने काफी अरसे से कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया है, मीन वो लॉस में जा रही है। लॉवेल इज कंसिडरिंग डिसकंटिन्यूइंग दिस प्रोडक्ट लाइन, और लॉवेल जो है वो इस प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मीन वो इसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल लॉस में जा रही है, तो इसलिए वो इसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या उन्हें वो ये ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये प्रोडक्ट लाइन को। ये हम लोग जो है वो डिसीजन करना जो है वो सीखेंगे और देखेंगे कि इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है डिजिटल वॉचेस सेगमेंट की, वो हमें बताया गया है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये 500,000 की ये सेल है इनकी। इनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1,20,000 की, वेरिएबल शिपिंग कॉस्ट है इनकी 50,000 की, और ये इसके ऊपर कमीशन पे करते हैं 75,000 की। तो टोटल इनकी वेरिएबल कॉस्ट बनती है 2 लाख की। ओके, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये उनका जो है वो 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसमें से वो कहते हैं जी कि जनरल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं 60,000 के, सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर है जो कि उस डिजिटल वॉच का जो प्रोडक्ट लाइन है उसका जो लाइन मैनेजर है उसकी सैलरी जो है वो 90,000 है। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो कि इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो उसकी डेप्रिसिएशन है 50,000 की। एडवर्टाइजिंग जो है वो हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए जो यूज करते हैं जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मीन दैट इज स्पेसिफिकली एलोकेटेड और ट्रेसेबल टू दैट पर्टिकुलर डिजिटल वॉचेस। तो ये डिजिटल वॉच को जो प्रोडक्ट को चार्ज हो रही है एडवर्टाइजिंग, वो 1 लाख की है। रेंट है जो कि फैक्ट्री स्पेस है, दैट इज 70,000, और जनरल एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं जी 30,000 के। तो इस तरीके से जो टोटल 4 लाख की उनकी जो है वो फिक्स कॉस्ट बनती हैं। जब हम लोगों ने 3 लाख में से 4 लाख को माइनस किया तो नेट ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है इस सेगमेंट का, इस डिजिटल वॉचेस के सेगमेंट का, दैट इज 100,000, मीन 1 लाख का इस प्रोडक्ट लाइन में से उनको लॉस हो रहा है। अब वो कंटिन्यूसली चूंकि उनको लॉस हो रहा है, तो इसलिए अब वो ये चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि ये हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है। अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग ये डिसीजन करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जिसमें हम लोगों ने सीवीपी एनालिसिस करना सीखा था, और जिसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज करके ब्रेक इवन एनालिसिस करना सीखा था। आप इन तमाम को रिवाइज करने के लिए जो है वो उन लेक्चर को कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को अगर देखना चाह रहे हैं आप, और डिटेल में अगर आप इसकी जो है वो डिस्कशन देखना चाह रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन एडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ अ सेगमेंट के अंदर जो हमारा रूल है डिसीजन रूल, व्हाट इज द डिसीजन रूल?
लॉवेल शुड ड्रॉप द डिजिटल वॉचेज सेगमेंट, उनको डिजिटल वॉच सेगमेंट ड्रॉप करना चाहिए। किस सूरत में? ओनली इफ इट्स प्रॉफिट वुड इंक्रीज, अगर उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाए। बाय ड्रॉपिंग दिस सेगमेंट और बाय ड्रॉपिंग दिस प्रोडक्ट लाइन, अगर उनका ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा तो फिर उस सूरत में उनको वो वाली प्रोडक्ट क्या कर देनी चाहिए? ड्रॉप कर देनी चाहिए। अदरवाइज उनको ये ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। अगर उनके ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता या उनका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है बाय ड्रॉपिंग दिस सेगमेंट, तो फिर उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो उनको ड्रॉप किस सूरत में करना चाहिए? इफ देयर नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस, अगर उनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है। अगर सपोज उनका कंपनी का प्रॉफिट है 5 लाख का, और अगर ये 5 लाख से इंक्रीज कर जाता है, मीन 5,50,000 हो जाता है, अगर हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं तो उस सूरत में इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये 5 लाख से जो है वो 4,50,000 हो जाता है, जो कि कम हो जाता है, तो फिर हमें इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो ये रूल है बेसिकली कि ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अगर किसी भी डिसीजन से इंक्रीज कर जाता है तो वो डिसीजन फेवरेबल डिसीजन होता है और वो डिसीजन हमें फिर कर लेना चाहिए। दिस वुड ओनली हैपन, ये प्रॉफिट कब इंक्रीज करेगा? दिस वुड ओनली हैपन इफ द फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग, अगर जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनसे जो सेव हो रही है, इस प्रोडक्ट को ड्रॉप करने से जो कॉस्ट सेव हो रही है exceeds the lost contribution margin, अगर ये इस प्रोडक्ट लाइन को जो है वो इसके नतीजे में, इस प्रोडक्ट को लाइन को ड्रॉप करने के नतीजे में दो चीजें आती हैं। नंबर 1 इज कॉस्ट सेविंग एंड नंबर 2 इज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अगर तो कॉस्ट सेविंग इज ग्रेटर देन कंट्रीब्यूशन लॉस, तो उस सूरत में हमें यह डिसीजन करना चाहिए। ये कब उनका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा? उनका प्रॉफिट सिर्फ एक ही सूरत में इंक्रीज करता है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी विल इंक्रीज ओनली इफ, किस सूरत में? कॉस्ट सेविंग इज ग्रेटर देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो रहा है उससे अगर कॉस्ट सेविंग ज्यादा है, मीन जो हम लोग कॉस्ट सेव कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ये वाला सेगमेंट ड्रॉप करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका कुछ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम इससे कमा रहे थे वो हमारा लॉस हो जाएगा, वो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्ट लाइन ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में कुछ कॉस्ट जो हम लोग लगा रहे थे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के ऊपर वो हमारी सेव हो जाएंगी। तो अगर तो कॉस्ट सेविंग जो है वो ज्यादा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस से, मीन ये हमारा बेनिफिट है और ये हमारी क्या है? कॉस्ट है। अगर तो हमारा कॉस्ट सेविंग विच इज आर बेनिफिट मोर देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट विच इज आर कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन, तो उस सूरत में हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो हम लोग जो है वो ये वाला फिर डिसीजन करेंगे। तो इसलिए मैं आपको जरा इसकी समरी लिखने के लिए आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर हम ऐड ड्रॉप डिसीजन करना चाह रहे हैं, इन केस ऑफ add drop decisions, simple rule is add drop decision में simple rules is if net income of the company increases, तो हम ये क्या करेंगे? we will accept that decision। अगर तो नेट इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज करती है तो हम क्या करेंगे? ये वाला डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे। ये सिंपल रूल है, दिस इज द रूल। अच्छा, ये कब इनकम इंक्रीज करेगी? व्हेन
will this income increase, ये इनकम कब इंक्रीज करेगी, इफ बेनिफिट इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट, अगर तो इसके बेनिफिट ज्यादा हूं इसकी कॉस्ट से, तो उस सूरत में हमारी इनकम इंक्रीज करेगी। जब इनकम इंक्रीज करेगी तो उस सूरत में हम ये वाला डिसीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब बेनिफिट कैसे इंक्रीज करेगा, अगर मैं ड्रॉप डिसीजंस की बात करता हूं, व्हेन वी ड्रॉप अ सेगमेंट और प्रोडक्ट लाइन, जब हम एक सेगमेंट या प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करते हैं तो उस सूरत में दो काम होते हैं। नंबर वन, वी सेव सम कॉस्ट्स विच आर eliminated by dropping the segment, उस सेगमेंट को ड्रॉप करने से हमारी कुछ कॉस्ट जो हैं वो सेव हो जाती हैं, क्योंकि हम वो वाली कॉस्ट इलिमिनेट कर देते हैं, हम वो वाली कॉस्ट जो है वो खत्म हो जाती हैं। इनको हम लोग कहते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अवॉइडेबल कॉस्ट्स। वो जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती हैं वो हमारी इलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये जो कॉस्ट इलिमिनेशन है, ये कॉस्ट सेविंग है, ये हमारा क्या है, बेनिफिट है, ये हमारा इस डिसीजन का बेनिफिट है। और नंबर टू, दूसरा काम क्या होता है, बाय ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट लाइन वी विल lose the contribution margin from this product, जो इस प्रोडक्ट से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन हासिल कर रहे थे वो हमारा खत्म हो जाएगा, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हम उसको लॉस कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, बेसिकली कॉस्ट है। तो अगर तो ये बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट से तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर ये बेनिफिट कम हो कॉस्ट से, मीन कॉस्ट ज्यादा हो, हमारा लॉस ज्यादा हो रहा हो लेकिन हमारा गेन कम हो रहा हो, तो फिर हम लोग जो है वो उस प्रोडक्ट लाइन को या सेगमेंट को ड्रॉप नहीं करेंगे। ये एक सिंपल रूल है, ये एक इसकी बेसिक आप समझ ले फिलॉसफी है फॉर ऐड एंड ड्रॉप डिसीजंस। अब मैं आपके साथ दोबारा से अब आप देखें जी कि अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारी रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी बाय ड्रॉपिंग दिस डिसीजन। ओके, अगर हम लोग ये डिजिटल वॉच की प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग इससे ये 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हासिल कर रहे थे ये भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये भी लॉस्ट हो जाएगा। जब हम लोग इस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर देंगे तो मीन ना हमारी सेल होगी ना हमारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो हम लोग इस प्रोडक्ट लाइन से हासिल कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसके नतीजे में कुछ कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। कौन सी कॉस्ट सेव हो जाएंगी ये हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये कहते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारी सेव हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम पहले एक जर्नल फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट टोटल जर्नल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस would not be affected if the digital watch is dropped। हमने जो एनालिसिस किया अपनी कॉस्ट का उसमें ये देखा कि जो जर्नल टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो थे वो और जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करने से। अगर हम लोग डिजिटल वॉचेस की प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप भी कर दें तो तब भी ये वाले एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी को हर हाल में बियर करना पड़ेंगे।
तो इस लिहाज से अगर मैं ये कहूं कि ये वाले जो टोटल जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये वाले, और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों हमारे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट्स हैं। क्योंकि ये जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट हैं ये हमारे हर सूरत में हमें जो है वो बियर करना पड़ेगी, इसके बगैर हमारा जो है वो गुजारा नहीं है। अगर हम लोग जो है वो ये प्रोडक्ट लाइन ड्रॉप भी कर देते हैं तो तब भी ये वाली कॉस्ट जो है वो हमें कंटिन्यू रहेगी, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। और ये वाली जो कॉस्ट होती है जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करते हैं तो ये हमें कंटिन्यू हो रहती हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। The fixed journal factory overhead and journal administrative expenses assigned to this product would be allocated to other product line। अगर हम लोग ये वाली प्रोडक्ट लाइन बंद कर देंगे तो इसके हिस्से में या इसको एलोकेट होने वाली ये जो दोनों कॉस्ट थी ये ऑटोमेटिकली क्या चली जाएंगी, एलोकेट हो जाएंगी टू अदर प्रोडक्ट लाइन। जो कंपनी दूसरी प्रोडक्ट्स बेच रही है, बना रही है, ये तमाम कॉस्ट जो है वो उनको चार्ज हो जाएगी, ये उनके खाते में पड़ जाएगी। इट मींस कि ओवरऑल कंपनी की जो है वो इन दोनों कॉस्ट से जान नहीं छूटेगी अगर हम लोग इस प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप भी कर देंगे तो। ओके, The equipment used to manufacture digital watches has no resale value or alternative use। जो इक्विपमेंट है जो कि हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिजिटल वॉचेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई और इस्तेमाल नहीं है और उसकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्या है, संक कॉस्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं और उसका फ्यूचर में कोई इस्तेमाल भी नहीं है और वो रिकवरेबल भी नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो संक कॉस्ट कहलाती है। तो इस सूरत में हमारी जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है जो हम लोग इस डिजिटल वॉचेस के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, एक संक कॉस्ट है। ओके, शुड लॉवेल रिटेन और ड्रॉप द डिजिटल वॉचेस सेगमेंट। तो अब हमने ये फैसला करना है कि क्या जो जो लॉवेल कंपनी है उसको ये डिजिटल वॉच सेगमेंट को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमने डिसीजन करना है। तो इस डिसीजन करने के लिए जैसे हमने ये कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच यूज करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच ये कहती है कि हमने दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। नंबर वन, सीएम लॉस्ट, कि उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस क्या हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट इफ डिजिटल वॉचेस आर ड्रॉप्ड, तो अब अगर इसको ड्रॉप कर देंगे तो हमने ये कहा कि ये जो 3 लाख का हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस प्रोडक्ट लाइन से हमें मिल रहा था ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हम इसको जो है वो क्या कह लें कि लॉस कर देंगे। और दूसरी तरफ पे हमारे पास जो कॉस्ट सेव होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ये है कि वो जो अवॉइडेबल कॉस्ट हैं वो हमारी सेव हो जाएंगी। वो वाली कॉस्ट जो हम लोग जब ये प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करेंगे तो ये कॉस्ट भी खत्म हो जाएंगी। नंबर वन क्या है, लाइन मैनेजर की सैलरी है, हम लाइन मैनेजर की छुट्टी करा देंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी जो सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर है दैट वुड बी एलिमिनेटेड, वो खत्म हो जाएगी, वो हम लोग जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। नंबर टू, जो हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे थे उसके ऊपर, उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो वाले भी हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगे अगर हम लोग डिजिटल वॉचेस के सेगमेंट को ड्रॉप कर देते हैं तो। और नंबर थ्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री स्पेस, वो वाला जो फैक्ट्री स्पेस का रेंट है, वो जो फैक्ट्री स्पेस हम यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजिटल वॉचेस, वो हम वकेट कर देंगे, वो हमें सेव हो जाएगी, हम उसको खाली कर देंगे तो उस सूरत में हमें वो वाला रेंट भी बियर नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 जो कॉस्ट हैं ये हमारी सेव हो जाएंगी। इस लिहाज से हमने ये कहा कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस है, चूंकि ये लॉस है तो इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये नेगेटिव फिगर है। नेगेटिव फिगर इसलिए है क्योंकि ये लॉस है।
और ये जो हैं ये दोनों ये सारी क्या है, ये कॉस्ट सेविंग्स हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव फिगर्स लिखी जाएंगी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेनिफिट्स हैं, और ये हमारा क्या है, ये इसकी जो है वो कॉस्ट है। ये जो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट है ये इसकी कॉस्ट है, और ये जो इसके जो रेवेन्यूज सॉरी कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं ये हमारे बेनिफिट्स हैं। तो जब हमने ये देखा कि इसको टोटल किया तो ये हमारा टोटल बेनिफिट आ गया 2,60,000 का। तो 3 लाख में से 2,60,000 हमने माइनस किया तो नेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाएगा इस डिसीजन का। तो हमने ये कहा कि इस डिसीजन का जो नेट डिसएडवांटेज है वो क्या है, 40,000 का। मीन अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लाइन ड्रॉप करेंगे तो कंपनी को ओवरऑल जो है वो 40,000 का मजीद लॉस हो जाएगा। जो उनका ऑलरेडी लॉस था या प्रॉफिट था वो 40,000 से मजीद जो है वो या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या फिर उनका जो लॉस है वो 40,000 से मजीद बढ़ जाएगा। मीन ओवरऑल इस जो डिसीजन का जो बेनिफिट है वो क्या है कि ओवरऑल 40,000 का लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बेस के ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस की बेस के ऊपर अगर बात करते हैं या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर अगर सिर्फ बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट लाइन है उसको ड्रॉप करना फिजिबल नहीं है, इसको ड्रॉप करना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे द लॉस ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज बाय 40,000। 40,000 से कंपनी का लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर उनका जो लॉस है वो पहले 1 लाख का है तो अब उनका लॉस जो है वो 1,40,000 का हो जाएगा उस प्रोडक्ट लाइन में से। जैसे हमने ये कहा था कि पहले इनका लॉस कितना था, 1 लाख का, तो अब ये इनका लॉस कितना हो गया है, 1,40,000 का लॉस बन जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट है जी, लेस लॉवल सॉल्यूशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स विद एंड विदाउट डिजिटल वॉचेस सेगमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो अभी हम लोगों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल अप्रोच या कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जो एक मुख्तसर है, एक शॉर्ट अप्रोच है। लेकिन अगर हम लोग इसकी टोटल अप्रोच यूज करते हैं और हम इसकी जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं of the two options with digital watch and without digital watch, तो उस सूरत में आप जरा गौर करें कि हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है। आप देखें जी, हमारे पास जो थे, अगर हम लोग कीप डिजिटल वॉच करें तो आप देखें जरा गौर से कि हमारे पास जो सेल्स थी वो 5 लाख की थी, कंट्रीब्यूशन उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस किए तो 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। उसमें से अगर हम लोग जो है वो सारे के सारे ये एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें 1 लाख का लॉस हो रहा था। अगर हम लोग इफ डिजिटल वॉच इज ड्रॉप्ड द कंपनी गिव्स अप द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डिजिटल वॉच को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारी सेल जो है वो इससे जीरो हो जाएगी, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि हमें ये प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगी, हमारे शिपिंग एक्सपेंसेस भी जीरो हो जाएंगे, हमारी कमीशन भी जीरो हो जाएगी। इसके नतीजे में हमारे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस भी जीरो हो जाएंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इसमें से ये वाला माइनस किया तो हमने कहा जो जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा 3 लाख का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो हमें अब नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पे अब हम लोग एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड के हमने ये कहा 60,000 थे। अब ये चूंकि ऑन द अदर हैंड द जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड वुड बी द सेम। वो क्यों सेम होंगी, क्योंकि हमने ये कहा कि जब ये वाला डिजिटल वॉच की हम सेगमेंट को ड्रॉप करेंगे तो ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये तो जर्नल हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे, ये खत्म नहीं हो सकते, ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं और ये बाकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर चार्ज हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इसी तरीके से ये वाला एक्सपेंस जो है वो कंटिन्यू करेगा। हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला एक्सपेंस 60,000 है तो जब हम ड्रॉप भी कर देंगे तभी भी ये वाला एक्सपेंस जो है वो 60,000 ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद बात आ जाती है
सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर दैट वाज 90,000। अब इसके साथ क्या होगा कि चूंकि हम लोग ये प्रोडक्ट लाइन बंद कर देंगे तो उस सूरत में द मैनेजर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन ऑफ सेगमेंट विल बी नो मोर। अब उसकी छुट्टी हो जाएगी, वो अब हम फारिग कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो सैलरी है वो अब हमें बियर नहीं करना पड़ेगी। तो ओवरऑल इसका भी नेट इंपैक्ट जो कॉस्ट सेविंग में आ जाएगा वो 90,000 का आ जाएगा, जो डिफरेंस में आ गया, क्योंकि ये हमारी जीरो हो जाएगी। तो जब 90,000 माइनस जीरो आ जाएगी तो फिर ये 90,000 है। फिर उसके बाद आ जाता है जी डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन हमने ये कहा कि चूंकि डिजिटल वॉच लाइन के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका कोई और इस्तेमाल नहीं है और ना ही इसकी कोई रीसेल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम की तमाम हम कॉस्ट जो एक्सपेंस कर चुके हुए हैं ये हमारी संक कॉस्ट है, ये पास्ट कॉस्ट है, इसलिए ये हमें हर हाल में क्या करना पड़ेगी, बियर करना पड़ेगी। जब तक वो इक्विपमेंट हमारे पास रहेगा तब तक हम उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हमें पड़ती रहेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो अगर हम लोग इसकी ड्रॉप को भी कर देंगे डिजिटल वॉचेस को तो तभी भी ये वाला एक्सपेंस जो है वो हमें बियर करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हमने कहा कि ये वाला एक्सपेंस भी कंटिन्यू रहेगा, आल्दो हम लोग जो है वो ड्रॉप भी कर दें अपने डिजिटल वॉच के सेगमेंट को, तो उस सूरत में इसका नेट इंपैक्ट जीरो आ जाएगा। उसके बाद बात आती है जी एडवर्टाइजिंग की, डायरेक्ट है ये, चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर हम लोग इसको डिजिटल वॉचेस को ड्रॉप कर देंगे तो ये वाला एक्सपेंस भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो नेट कॉस्ट सेविंग हमें आ जाएगी 1,00,000 की। फैक्ट्री रेंट स्पेस जो हम लोगों ने इस मकसद के लिए इस सेगमेंट के लिए हासिल की हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी, और जब वो अवॉइड हो जाएगी तो हम लोगों की ये कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला भी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 70,000 का जो है वो सेविंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमने कहा ये भी 30,000 के थे, जो कि बिल्कुल पहले वाले एक्सपेंस की तरह 60,000 की तरह हैं, क्योंकि ये वाले कहते हैं कि ये चूंकि जनरल एक्सपेंसेस हैं और ये हर हाल में हमें कंटिन्यू रहेंगे, अगर हम लोग ये ड्रॉप भी कर देंगे तभी भी हमें ये बियर करना पड़ेंगे। तो इस लिहाज से हमने ये कहा कि ये भी हमारा कंटिन्यू रहेगा और नेट इंपैक्ट इसका भी जो कॉस्ट सेविंग में आएगा वो जीरो है। तो मीन ये जो है ये जीरो कॉस्ट सेविंग है, ये भी जीरो कॉस्ट सेविंग है, ये भी जीरो कॉस्ट सेविंग है। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट सेविंग है वो क्या आ रही है, 2,60,000 की कॉस्ट सेविंग है। लेकिन यहां पे हमें जो लॉस हो रहा है इसको ड्रॉप करने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सूरत में वो 3,00,000 है, और जब इनका नेट इंपैक्ट लिया तो इसका जो है वो 40,000 का नेट इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी जो कंटिन्यू रहने वाली कॉस्ट हैं इन सब को अगर हम कंटिन्यू करें तो आप जरा गौर करें कि अब हमारा जो लॉस है वो 1,00,000 से बढ़ के क्या हो गया है, 1,40,000 हो गया है। तो इस डिसीजन से कंपनी को जो ओवरऑल लॉस है वो 1,00,000 से बढ़ के 1,40,000 हो गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि पहले कंपनी का लॉस था 1,00,000 का, जो इस डिसीजन का नेट इंपैक्ट आ रहा है वो आ रहा है 40,000 का मजीद लॉस। तो जब हम लोगों ने 1,00,000 में 40,000 का मजीद लॉस इंक्लूड किया तो ओवरऑल कंपनी का जो लॉस है वो इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन अगर हम करें तो इसको हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट फीजिबल to drop digital watches because it will increase the company's loss from 100,000 to 140,000. The overall impact of this decision is 40,000 loss because okay, why should we keep the digital watches segment when it is showing a 100,000 loss? अब अगर ये सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये एनालिसिस किया कि भाई इसको जो है वो हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उसकी वजह क्या है, why should we keep this? इससे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले हम डिसीजन लिख लेते हैं कि व्हाट शुड बी आवर डिसीजन। तो मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं ताकि मैं आपको मेन पॉइंट्स लिखवा दूं इस डिसीजन के। तो सबसे पहले कंक्लूजन डिसीजन क्या है जी हमारा, डिसीजन इज वी शुड नॉट ड्रॉप
डिजिटल वॉचेस सेगमेंट, हमें डिजिटल वॉच सेगमेंट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वाई, रीजन क्या है? रीजंस क्या हैं? बिकॉज इट you must say increases the overall loss of the company by 40,000। ये ओवरऑल कंपनी के लॉस को 40,000 से इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह से ओवरऑल कंपनी का जो लॉस है वो क्या हो रहा है? 40,000 से इंक्रीज कर रहा है। और इट विल डिक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बाय 40,000। कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है 40,000 से ये वाला जो है वो डिसीजन डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी was generating 500,000 profits after adjustment of loss of 100,000। 100,000 जो लॉस इस सेगमेंट से हो रहा था उसकी एडजस्टमेंट के बाद ओवरऑल कंपनी को अगर बाकी सेगमेंट से 6 लाख का लॉस प्रॉफिट हो रहा था तो 1 लाख का लॉस इस सेगमेंट से हो रहा था, तो ओवरऑल कंपनी को 5 लाख का ओवरऑल प्रॉफिट नजर आ रहा था। उससे क्या होगा? दिस विल डिक्रीज बाय 40,000 and will be 4,60,000। ये क्या हो जाएगा? अगर ये हम अपने पास से सपोज कर रहे हैं फिगर को, सपोज इफ अ कंपनी हैड अ नेट प्रॉफिट और अ नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कवरिंग ऑफ 1 लाख लॉस विच वाज ऑलरेडी इन फ्रॉम डिजिटल वॉचेस, तो उस सूरत में अगर हम ये डिजिटल वॉच को ड्रॉप कर देंगे तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अब 5 लाख से मजीद कम होके 4,60,000 हो जाएगा, क्योंकि इस डिसीजन का जो नेट इंपैक्ट है वो है 40,000 का लॉस। अब ये क्यों लॉस आ रहा है? व्हाई देयर इज नेट लॉस फ्रॉम दिस डिसीजन? इस डिसीजन से नेट लॉस क्यों आ रहा है? बिकॉज द कॉस्ट सेविंग फ्रॉम दिस decision of dropping digital watches is 2,60,000। हम लोग जो इस डिजिटल वॉच को जब ड्रॉप कर रहे हैं तो उससे जो नेट कॉस्ट सेविंग आ रही है वो क्या आ रही है? 2,60,000 की, विच इज आर बेनिफिट, जो कि हमारा बेनिफिट है। बट ऑन द अदर हैंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट बाय ड्रॉपिंग दिस सेगमेंट इज 300,000। हम इस सेगमेंट को अगर ड्रॉप करते हैं तो उससे जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो रहा है वो 300,000 का है।
which is our cost or loss. So in this situation, loss is greater than benefit. लॉस जो है वो बेनिफिट से क्या है, ज्यादा है. लॉस क्या है, 300,000 का लॉस है एंड बेनिफिट क्या है, 2,60,000 का बेनिफिट है. तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली देयर इज 40,000 लॉस फ्रॉम दिस डिसीजन. इस डिसीजन से ओवरऑल 40,000 का क्या हो रहा है, कंपनी को मजीद लॉस हो रहा है. तो अब उसका जो लॉस है वो पहले कितना था, सो द कंपनी was bearing a loss of 100,000. पहले 100,000 का लॉस हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ डिजिटल वॉचेस, which has increased to 140,000, जो कि अब 1,40,000 हो गया है. कैसे हो गया है जी, 1 लाख प्लस जो इंक्रीमेंटल लॉस है उसका 40,000, which has increased to 1,40,000 if we drop digital watches. अगर हम डिजिटल वॉचेस को ड्रॉप करते हैं तो हमारा जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम 100,000 टू 140,000. या फिर ओवरऑल कंपनी का और द प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल कंपनी will be reduced by 40,000. या फिर ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 40,000 से. दूसरे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे कम हो जाता है इसकी एग्जांपल जो है वो मिल सकती है. तो इस तरीके से आप इस डिसीजन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरीके से आप इस डिसीजन को जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, when there is a loss of 100,000 from this product line, then why should we keep this product line? क्योंकि हम लोग डिसीजन ये कर रहे हैं कि हमें इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए बल्कि इसको जो है वो जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, हमें इसको जो है वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए. तो अब सीईओ जो है या टॉप मैनेजमेंट ये पूछ सकती है जो एनालिस्ट है या आपसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट से कि जब ये वाली जो ये प्रोडक्ट 1 लाख का लॉस दे रही है तो हम आप कह रहे हैं कि इसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर ये जब 1 लाख का लॉस दे रही है तो फिर क्यों इसको कंटिन्यू करना चाहिए? why should it be continued? कि ये कंटिन्यू क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि जब ये 1 लाख का लॉस कर रही है ये वाली प्रोडक्ट, तो फिर हमें क्या जरूरत है इसको कंटिन्यू करने की, हमें इसको जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए. तो एक तो एंगल अभी हमने देखा कि अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसके नतीजे में हमारा जो है वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो है वो मजीद कम हो जाएगा या हमारा लॉस मजीद बढ़ जाएगा. द आंसर लाइज इन the answer lies in the way we allocate common fixed cost to our products. इसका जो जवाब है वो क्या है कि हम अपनी जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट हैं, कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं हमारी, उनको जब हम एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर
जैसे हम लोगों ने जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स को एलोकेट किया था, या जर्नल एडमन एक्सपेंसेस को एलोकेट किया था, जो कि हम लोगों ने इस डिसीजन में हमने कहा। तो या फिर हम लोगों ने जो डिजिटल वॉचेस की जो जो प्रोडक्ट लाइन की जो डेप्रिसिएशन थी उसको हमने किया। तो उस जो जब हम लोगों ने जर्नल एक्सपेंसेस को हम प्रोडक्ट को एलोकेट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है कि वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर वो वाली कॉस्ट भी एलोकेट हो जाती है, और वो चूंकि उनको हो सकता है कि उस तरीके से वो यूटिलाइज ना कर रही हूं, हो सकता है वो उस तरीके से उन फैसिलिटीज को यूज ना कर रही हूं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकती हैं, वो नॉन अनप्रॉफिटेबल हो सकती हैं, वो लॉस में नजर आ सकती हैं। जैसे ये डिजिटल वॉचेस की ही कंपनी की ये एग्जांपल है। तो ये जो 1 लाख का लॉस है, ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि उनकी जो बेसिकली क्या था कि जो हमने उनको जर्नल एक्सपेंसेस हम एलोकेट कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने कहा ये 60,000 के जर्नल एक्सपेंसेस हैं वो हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, और 30,000 के ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो हम इसको एलोकेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो जर्नल एक्सपेंसेस की एलोकेशन की वजह से ये वाली जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल की ना होने की बजाय ये लॉस में नजर आ रही है। तो ये जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, तो जब हम लोग प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, जैसे हमने एबीसी कॉस्टिंग में भी सीखने की कोशिश की थी कि हम जब हम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, तो उस सूरत में हमें फिर ये वाले जो जर्नल एक्सपेंसेस हैं या जो कॉमन एक्सपेंसेस है उनको हम लोग जो है वो एक सर्टन, या तो हमारे पास जो है वो ट्रेसेबल बेस हो तो हम लोग उनको एलोकेट करें, अदरवाइज हम लोग जब उसको एलोकेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाती हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल की बजाय जो है वो लॉस में नजर आ रही होती हैं। तो ये इसकी बेसिकली रीजन है कि जब हम लोगों ने कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च की थी या ट्रेस की थी या हमने एलोकेट की थी, तो उसके नतीजे में क्या हो गई थी, वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी प्रॉफिटेबल होने की बजाय क्या है, लॉस में नजर आना शुरू हो गई थी। आवर एलोकेशन कैन मेक सेगमेंट्स लुक लेस प्रॉफिटेबल देन इट रियली इज। तो हमारे जो कॉमन एक्सपेंसेस जब हम लोग एलोकेट करते हैं ना अपने प्रोडक्ट लाइंस को, तो उससे क्या हो सकती हैं कि वो प्रोडक्ट लाइन चाहे जो हमारी प्रॉफिट में होती वो बेसिकली क्या हो सकती हैं, लॉस में नजर आ सकती हैं। जैसे अगर मैं वो वाले कॉमन एक्सपेंसेस को निकाल के अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशंस करूं, तो अगर आप लोग देखें जरा गौर से कि अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके साथ बोर्ड शेयर कर रहा हूं, तो अगर आप ये देखें जरा गौर से कि हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम दैट प्रोडक्ट लाइन वाज 300,000, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमा रहे थे, और उसके ऊपर जो है वो हमने कहा कि उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट बनती थी जो कि उस प्रोडक्ट लाइन को पड़नी चाहिए थी, जो कि वो वहां पे जो है वो हम लोग समझ लें कि उसको जो जो उसकी पर्टिकुलरली बनती थी उसकी डिजिटल वॉचेस की, तो सबसे पहली वो वाली कॉस्ट बनती थी लाइन मैनेजर की। लाइन मैनेजर की जो सैलरी थी वो वाली थी, दैट वाज 90,000। फिर नंबर 2 पे उसके इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन थी, क्योंकि इक्विपमेंट उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए 50,000 की डेप्रिसिएशन थी उसकी। फिर नंबर 3 के ऊपर जो है वो उसका रेंट था, जो कि उस प्रोडक्ट लाइन को पढ़ना चाहिए था, तो 70,000 का उसका रेंट था। तो इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस थे वो हमने ये कहा कि वो इसकी जो है वो कॉमन एक्सपेंसेस थे। जैसे मैं आपको अगर स्लाइड शेयर करूं तो वो मैं आपको दिखाऊं कि कौन से कॉमन एक्सपेंसेस थे जो कि हम लोग इस प्रोडक्ट लाइन को चार्ज कर रहे थे। अब आप जरा गौर करें, हमने कहा कि जो इस प्रोडक्ट लाइन को पढ़ने चाहिए एक्सपेंसेस, वो तो एक ये हैं। नंबर 2 जो क्या है, एडवर्टाइजिंग है, जो 1 लाख की इसको पढ़नी चाहिए। फैक्ट्री का रेंट इसको पढ़ना चाहिए, और डेप्रिसिएशन इसको चार्ज होनी चाहिए, चूंकि ये भी क्या है, इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मैं इसी चीज को लेके उसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो उस लिहाज से अगर मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, और नंबर 4 जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो इसको चार्ज होनी चाहिए, वो है 1 लाख की। अगर मैं इन सब को टोटल करता हूं तो ये बन जाता है जी 1,70,000 जमा 50,000 करूंगा तो 2,20,000, 2,20,000 जमा करूंगा तो ये 90,000,
तो ये आ जाएगा जी 3,10,000। ये 3,10,000 है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो ये फिर इसका सिर्फ और सिर्फ लॉस जो है वो बचता है, वो क्या है, 10,000 का लॉस नजर आता है। मीन वो जो 90,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट थी जो कि इस प्रोडक्ट को चार्ज हो रही थी, दैट वाज कॉमन कॉस्ट, कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट। वो जो एलोकेटेड कॉस्ट थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसका प्रॉफिट जो लॉस था वो 10,000 से बढ़ के 1,00,000 नजर आ रहा था। वो इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो कॉमन कॉस्ट थी वो भी हमने इसको एलोकेट की हुई थी। तो जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग जो है वो कॉमन कॉस्ट को एलोकेट नहीं करना चाहिए उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो हेड ऑफिस की कॉस्ट हो सकती हैं, वो जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती हैं, जिनकी कोई लॉजिक नहीं हो सकती है उसको प्रोडक्ट को चार्ज करने की या कस्टमर को चार्ज करने की। और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं ओवरऑल हमारा जो है वो इंपैक्ट क्या आता है हमारे डिसीजंस के ऊपर। ओके जी, यहां पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर हम लोग उसको डिजिटल वॉच के सेगमेंट को रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो हमें जो उससे 1,00,000 का लॉस फिर हो रहा है वो फिर क्या करें। तो उसके लिए फिर ये है कि जो हमारी कॉमन फिक्स कॉस्ट होती हैं विच आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स, दे शुड नॉट बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। और उसकी वजह से ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये लेस प्रॉफिटेबल नजर आ रही होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी जो है वो कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश की है कि अगर हम लोग इसकी कॉमन कॉस्ट को एलिमिनेट कर दें तो उस सूरत में ये वाली जो प्रोडक्ट लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का लॉस उसका शो होता है, लेकिन अदरवाइज उसका 1,00,000 का लॉस नजर आ रहा था। वो 1,00,000 का लॉस इसलिए नजर आ रहा था कि हम लोगों ने 90,000 की जो कॉस्ट थी जिसमें 60,000 जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे और 30,000 के जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस थे, ये दोनों हम लोगों ने एलोकेट की हुई थी इसको, जिसकी वजह से ये वाली जो 10,000 का जो इसका लॉस था वो नजर क्या आ रहा था, 1,00,000 का लॉस नजर आ रहा था। तो बेसिकली क्या करती हैं वो जो कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट होती हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स को लेस प्रॉफिटेबल बना देती हैं। ओके, सो द ओवरऑल डिसीजन इज if we have a contribution margin approach, the solution is the contribution margin loss from the digital watches is 300,000। उसमें से अगर हम लोग उसकी जो relevant cost है which can be avoided by dropping this segment is line manager salary है, वो हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग है, ये हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। और रेंट है, ये हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। और इस तरीके से 2,60,000 की कॉस्ट सेव होगी। लेकिन चूंकि लॉस ज्यादा है और कॉस्ट सेविंग कम है तो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन इज 40,000 क्या है, हमारा ओवरऑल लॉस हो जाएगा इस डिसीजन का। इस तरीके से हम लोग जो है वो इस पूरे डिसीजन को समझ सकते हैं और उसको जो है वो अपने एनालाइज कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप जो है वो इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जी, अब हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं ऑन ड्रॉपिंग एंड रिटेनिंग अ सेगमेंट के ऊपर। रीगल साइकिल कंपनी की एक एक्सरसाइज है गैरिसन नोरीन के 15th एडिशन में से, मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन की 15th एडिशन में से एक्सरसाइज 12.2 है। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ बाइसिकल जो है वो बेचते हैं। डर्ट बाइक है, माउंटेन बाइक है एंड रेसिंग बाइक है। और जो डाटा उन्होंने हमें शेयर किया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि उनकी सेल्स दी हुई हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिए हुए हैं और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से हमें गिवन है। और यहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो स्टेरिक लगाया हुआ है, एलोकेटेड कॉमन फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो जो 60,000 के 18,000, 30,000 एंड
12,000 60,000 के टोटल एक्सपेंसेस हैं और वो 18, 30 एंड 12,000 में एलोकेट हुए हैं। ये नीचे उन्होंने एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स डॉलर्स बताया हुआ है कि सेल्स डॉलर्स के मुताबिक जो है इनको एलोकेट किया गया है इन एक्सपेंसेस को। मैनेजमेंट इट इज कंसिडर्ड अबाउट द कंटिन्यूड लॉसेस शोन बाय द रेसिंग बाइक्स। रेसिंग बाइक से जो है वो कंटिन्यूड लॉस हो रहा है उनको 9,000 का जैसे आप लॉस देख रहे हैं। और द स्पेशल इक्विपमेंट यूज्ड special equipment used to produce the racing bikes has no resale value and does not wear out। और वो कहता है जी कोई उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है और वो वियर आउट भी नहीं होता है, तो इट मींस ये संक कॉस्ट है। शुड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रेसिंग बाइक्स बी डिसकंटिन्यूड, एक्सप्लेन, शो कंप्यूटेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। हमने ये फैसला करना है कि क्या रेसिंग बाइसिकल को कंटिन्यू रखना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो लेट मी शेयर विद यू द बोर्ड फॉर सॉल्यूशन। मैं आपके सामने जो है वो बोर्ड के ऊपर इसको सॉल्व करता हूं। ये है जी एक्सरसाइज 12.2। ये एक्सरसाइज 12.2 को जो है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को यूज करेंगे, मैं डिटेल्ड अप्रोच को यूज नहीं करूंगा, मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को यूज करूंगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच ये कहती है कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को ड्रॉप करते हैं तो हम ये कहते हैं जी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट बाय ड्रॉपिंग रेसिंग बाइसिकल। रेसिंग बाइसिकल को ड्रॉप करने से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे देखें तो हमने कहा जी कि रेसिंग बाइसिकल जो है वो हमें 27,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है, वो हमारा लॉस हो जाएगा, दैट इज 27,000। ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कॉस्ट सेविंग्स लिख लेते हैं जी। कॉस्ट सेविंग्स या जिसको हम लोग अवॉइडेबल कॉस्ट कह रहे हैं। अवॉइडेबल कॉस्ट कौन कौन सी होंगी, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं जी कि कौन कौन सी कॉस्ट है वो हमारी अवॉइडेबल होंगी। मैं एक एक कॉस्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं और वो कैसे अवॉइडेबल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एडवर्टाइजिंग के आगे आप जरा गौर करें, लिखा हुआ है ट्रेसेबल। तो ये जो ट्रेसेबल कॉस्ट होती है ये अवॉइडेबल कॉस्ट होती है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइडेबल लिखूंगा, दैट इज 6,000। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, हमने ये कहा कि डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट है, ये स्पेशल इसी के लिए है। अब इसकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं है, नीचे हमें गिवन है, तो इसलिए ये हमारी क्या है, संक कॉस्ट है, ये भी इररेलेवेंट हो जाएगी। सैलरीज ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर, प्रोडक्ट लाइन मैनेजर की सैलरी 10,000 है, तो ये भी क्या है, हमारी एक रेलेवेंट कॉस्ट है, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये भी हमें फिर अब बियर नहीं करना पड़ेगी, ये भी सेव हो जाएगी। और एलोकेटेड कॉमन एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 हैं, ये हमारे जो है एलोकेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, ये हमें अवॉइड नहीं हो पाएंगे, इस वजह से ये भी हमारा जो है वो खर्चा बरकरार रहेगा। तो इस चीज को भी हम लोग जो है वो कंसीडर करेंगे अपने डिसीजन के अंदर। अब मैं यही वाले जो फिगर्स हैं जो अवॉइडेबल हैं उनमें वो एक तो एडवर्टाइजिंग है जो अवॉइडेबल है, और एक सैलरी ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है, ये अवॉइडेबल है, बाकी दोनों कॉस्ट जो है वो अवॉइडेबल नहीं है। तो इसलिए ये इन दोनों को मैं लिख लेता हूं, 6,000 को और 10,000 को। तो अब मैं आपके साथ बोर्ड में सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता हूं, आप जरा गौर करें जी। सबसे पहले हमने कहा जी कि एडवर्टाइजिंग अवॉइडेबल है, एडवर्टाइजिंग दैट इज 6,000। फिर उसके बाद जो है वो सैलरी ऑफ प्रोडक्ट लाइन मैनेजर, उसकी सैलरी जो है वो 12,000 है, ये अवॉइडेबल है। 12,000 की जो सैलरी है वो अवॉइडेबल है, दोनों को मिलाया तो ये बन गया 18,000। 18,000 की कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये कॉस्ट बेनिफिट है। अच्छा ये नेगेटिव होगा, क्यों ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लॉस है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कॉस्ट सेविंग्स हैं। तो इसलिए हम लोग जब इसका नेट इंपैक्ट देखेंगे तो आप जरा गौर करें कि इसका जो
नेट बेनिफिट आएगा या लॉस आएगा। तो इसमें चूंकि लॉस आ रहा है क्योंकि हमारा लॉस ज्यादा है, 27,000 में से 18,000 माइनस किया तो 9,000 जो है वो इसका नेट जो है वो लॉस आ गया इस डिसीजन का। तो हम ये कहेंगे कि वी शुड नॉट ड्रॉप रेसिंग बाइसिकल, वी शुड नॉट ड्रॉप रेसिंग bicycle because it will increase the loss by 9,000। ये 9,000 से लॉस को इंक्रीज कर देगी और डिक्रीज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बाय 9,000, या फिर प्रॉफिट ऑफ कंपनी 9,000 से डिक्रीज कर देगी। और सेम वही वाले पॉइंट्स आपने लिखने हैं जो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में करते हुए, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी, उसमें जो मैंने कमेंट्स दिए थे आपको डिसीजन लिखते हुए, सेम वही वाले डिसीजन जो है वो आपने यहाँ पे भी पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं कि रेसिंग बाइसिकल को अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ओवरऑल इस डिसीजन का जो इम्पैक्ट है वो 9,000 से लॉस हो रहा है। तो इसलिए इस रेसिंग बाइसिकल के सेगमेंट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। दिस इज बेसिकली द होल डिसीजन अबाउट ड्रॉपिंग ऑफ रेसिंग बाइसिकल। तो इस एक्सरसाइज के मुताबिक भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं फॉर एनालाइजिंग रेलेवेंट कॉज फॉर एडिंग एंड ड्रॉपिंग डिसीजन। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ के होंगे और आप जो है वो कैलकुलेशंस ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं और आप इसके मुताबिक जो है वो अपने डिसीजन को डिस्क्राइब भी कर सकते होंगे। थैंक यू सो मच।